दुनिया के सबसे बड़े डैम थ्री गॉर्जेस डैम के ऊपर पानी का लेवल बढ़ रहा है। अथॉरिटीज के पास स्पिलवेज खोलने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। यह देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या आप इसमें एक बड़ा डिजाइन फ्लॉ पहचान सकते हैं? आप सही है। इतनी तेज स्पीड से निकलता हुआ पानी फाउंडेशन के आसपास की मिट्टी को इरोड कर सकता है। और आखिर में चीनी इंजीनियर्स की स्मार्ट इंजीनियरिंग देखिए। उन्होंने ये कंक्रीट ट्यूब्स लगाए। ये ट्यूब्स पानी को ऊपर हवा में फेंकते हैं, जहां पानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है। ये ड्रॉपलेट्स डैम के बेस से लगभग 100 मीटर दूर जाकर गिरते हैं। इतनी दूरी पर यह फाइन मिस्ट डैम की फाउंडेशन के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती। इस स्पिलवे वाटर का पाथ देखना काफी फैसिनेटिंग है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी विशाल कंक्रीट स्ट्रक्चर को उस जगह कैसे बनाया गया जहां पहले एक शक्तिशाली और तेज बहने वाली नदी थी, यांगत्से रिवर। डैम बनाने के लिए इंजीनियर्स ने ट्रेडिशनल रिवर डाइवर्जन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारा कंटेंट शायद आपके लिए यूजफुल है। फिर भी आप में से कई लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब्ड नहीं हैं। सब्सक्राइब करना हमारे काम को सपोर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है, और हमारे अगले टेक्निकल और इंस्ट्रक्शनल वीडियो मिस नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक क्लिक लगता है, लेकिन हमारे लिए इसका बहुत फर्क पड़ता है। सब्सक्राइब करें और कम्युनिटी का हिस्सा बने, क्योंकि साथ मिलकर हम इंडस्ट्रियल नॉलेज शेयर करते हैं। थैंक यू। इसके बजाय उन्होंने एक जीनियस मेथड अपनाया। पहले डैम का 2/3 हिस्सा बनाया गया और आखिरी 1/3 बाद में बनाया गया। शुरुआत में उन्होंने नदी की कुल चौड़ाई के 2/3 हिस्से में एक पत्थर का कॉफर डैम बनाया। क्या आप बता सकते हैं कि अब नदी के फ्लो का क्या होगा? नदी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वह बाकी बचे 1/3 हिस्से से बहती रहेगी। कॉफर डैम के अंदर वाला रिवर बेड सूखा है, यहीं पर डैम का बड़ा हिस्सा बनाया गया। यहाँ ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि डैम के इस हिस्से में स्पिलवेज की एक सीरीज बनी हुई है। अभी सभी स्पिलवेज स्लूस गेट्स द्वारा बंद हैं। अब इंजीनियर्स ने बहती हुई नदी पर बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी डालकर उसे ब्लॉक कर दिया। आपको लग सकता है कि इससे कैटास्ट्रोफी हो जाएगी, नदी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा और पानी डैम के ऊपर से ओवरफ्लो कर सकता है। लेकिन यही असली ट्रिक आती है। मिट्टी डालने के साथ साथ इंजीनियर्स ने बने हुए डैम के स्पिलवेज को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। इस तरह भले ही पूरी नदी ब्लॉक हो गई हो, फिर भी नदी का वाटर लेवल कंट्रोल में रखा गया। यह सच में एक जीनियस टेक्निक है ना? अब जब नदी पूरी तरह कंट्रोल में आ गई, इंजीनियर्स ने इस डाली गई मिट्टी के ऊपर एक और कॉफर डैम बना दिया। अब डैम का आखिरी सेक्शन बनाया जा सकता था। आखिर में कॉफर डैम को हटा दिया गया। संक्षेप में कहें तो कंस्ट्रक्शन के शुरुआती स्टेज में चैनलाइज्ड रिवर ने नदी के वाटर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद की, और कंस्ट्रक्शन के फाइनल स्टेज में स्पिलवेज ने नदी को कंट्रोल में रखा। यह साफ तौर पर एक जीनियस कंस्ट्रक्शन मेथड था, जिसने ट्रेडिशनल और महंगी रिवर डाइवर्शन टेक्निक की जरूरत को खत्म कर दिया। जैसे जैसे नदी का वाटर लेवल बढ़ा, वह ज्यादा इलाकों में फैलने लगी। कई हेक्टेयर जमीन सचमुच पानी के नीचे चली गई। जाहिर है, डैम कंस्ट्रक्शन से पहले इन इलाकों में रहने वाले लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। इस तरह डैम कंस्ट्रक्शन ने यांगत्से रिवर के शेप को बदल दिया। अपस्ट्रीम में पानी का लेवल बढ़ गया और वह ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, जबकि डाउनस्ट्रीम में नदी संकरी हो गई। हमारे ग्रह अर्थ को भी इस मैसिव वाटर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से एक छोटा सा इश्यू झेलना पड़ता है। स्टोर किया गया इतना विशाल पानी एक अजीब समस्या पैदा करता है। यह पृथ्वी की रोटेशन को थोड़ा स्लो कर देता है। जब मैं स्पिनिंग ग्लोब पर मास को थोड़ा दूर रखता हूं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जब मैं उसे पास रखता हूं तो स्पीड बढ़ जाती है। 39 ट्रिलियन किलोग्राम पानी को सी लेवल से 175 मीटर ऊपर उठाकर रखने से थ्री गॉर्ज डैम ने असल में बहुत बड़ा वेट पृथ्वी के एक्सिस से थोड़ा दूर पहुंचा दिया। इससे अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। नासा के साइंटिस्ट्स के अनुसार इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हुए बदलाव की वजह से पृथ्वी की रोटेशन हर दिन 0.06 माइक्रोसेकंड धीमी हो गई। बेशक 0.06 माइक्रोसेकंड बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है, लेकिन याद रखिए कि पृथ्वी में यह परमानेंट बदलाव इंसानों द्वारा बनाई गई एक कंक्रीट स्ट्रक्चर की वजह से हुआ है। लेकिन आप एक और बड़ा इश्यू अपनी आंखों के सामने ही देख सकते हैं। इस डैम के बनने के बाद इन कार्गो शिप्स का क्या होगा?
यंगजे रिवर एक बहुत बिजी शिपिंग रूट है। लगभग 80 कार्गो शिप्स हर दिन इस रीजन से गुजरती है। अथॉरिटीज इस बात पर पूरी तरह डिटर्मिन्ड थे कि यह विशाल डैम इस बिजी शिप ट्रैफिक को रोक नहीं सकता। उनका सॉल्यूशन था शिप एलिवेटर्स। आप डैम के बहुत पास जो देखते हैं वह दुनिया का सबसे बड़ा शिप एलिवेटर है। शिप एक विशाल वाटर फिल्ड बेसिन में एंटर करती है और फिर पूरा बेसिन केबल काउंटरवेट अरेंजमेंट की मदद से फिजिकली डैम के फेस के ऊपर उठा दिया जाता है। इंजीनियर्स ने शिप लिफ्ट की सेफ्टी और स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इस मैसिव 113 मीटर की लिफ्ट को सुरक्षित और स्टेबल बनाने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिकली पावर्ड रैक एंड पिनियन और स्क्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यह पूरी लिफ्ट सिर्फ 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। थ्री गॉर्ड्स डैम में एक और शिप एलिवेटर मैकेनिज्म है जो पनामा कैनाल के वाटर लॉक्स जैसा दिखता है। इसे 5 स्टेज शिप लॉक कहा जाता है। इसमें 2 लेन्स होते हैं, एक अपस्ट्रीम के लिए और एक डाउनस्ट्रीम के लिए, और इसमें 5 अलग अलग वाटर स्टेप्स होते हैं। अब हम शिप लिफ्टिंग की प्रोसीजर को समझते हैं। शिप एक चेंबर में एंटर करती है, गेट बंद हो जाता है और फिर वाटर को पंप करके अगले चेंबर के वाटर लेवल के बराबर किया जाता है। इसके बाद शिप आगे अगले स्टेप में मूव करती है। यह प्रोसेस 5 बार रिपीट होता है जब तक शिप डैम के वाटर लेवल तक नहीं पहुंच जाती। क्योंकि शिप को हर स्टेज पर रुककर वाटर लेवल्स के इक्वलाइज होने का वेट करना पड़ता है, इसलिए पूरा ट्रांजिट लगभग 3 से 4 आवर्स लेता है। थ्री गॉर्जेस डैम हूवर डैम से 10 गुना से भी ज्यादा पावर जनरेट करता है। यह डैम पानी को लगभग 110 मीटर हाइट पर स्टोर करता है। ध्यान रहे, जो 175 मीटर फिगर हमने पहले बताया था वह सी लेवल से मेजर्ड था। यह मैसिव टरबाइन जनरेटर सिस्टम इसी हाई प्रेशर वाटर को रिसीव करने के लिए तैयार रहता है। थ्री गॉर्जेस डैम में 26 बड़े पेनस्टॉक्स है जो मेन पावर हाउस टरबाइन्स को वाटर फीड करते हैं और हर पेनस्टॉक का डायमीटर 12.4 मीटर है। अब मिलते हैं इस एलिगेंट और विशाल मशीन से, फ्रांसिस टरबाइन, जो इस एनर्जी एक्सट्रैक्शन का काम करता है। पेनस्टॉक से होकर नीचे आने वाला पानी आखिर में 32 फ्रांसिस टरबाइन्स तक पहुंचता है, जिनमें से हर एक की कैपेसिटी 700 मेगावाट है। हर टरबाइन के रनर का डायमीटर 10 मीटर है। इंटरेस्टिंगली, ये टरबाइन्स बहुत धीमी स्पीड पर घूमते हैं, सिर्फ 75 रेवोल्यूशंस पर मिनट। फिर भी इनकी एफिशिएंसी बेहद इंप्रेसिव है, लगभग 94% से 96.5% तक। हाई एनर्जी वाटर जब यहां से गुजरकर बाहर निकलता है तो उसकी लगभग 95% एनर्जी पहले ही एक्सट्रैक्ट हो चुकी होती है, यानी सिर्फ 5% एनर्जी बचती है। ये 32 टरबाइन्स 3 अलग अलग पावर हाउसेस में स्थित है, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक और अंत में अंडरग्राउंड। अगर आप कैमरा थोड़ा ऊपर घुमाए तो आपको इस प्रोजेक्ट के असली हीरोज मिलेंगे, जनरेटर्स। ये सीधे टरबाइन्स के साथ कपल्ड होते हैं। ये सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर्स है। 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए 75 आरपीएम पर घूमते हुए इन जनरेटर्स को 80 पोल्स की जरूरत होती है। चाइना के ज्यादातर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के उलट थ्री गॉर्जेस डैम को काफी इंटरनल पुशबैक का सामना करना पड़ा। 1.3 मिलियन लोगों को फोर्सफुली रिलोकेट करने का इमोशनल इंपैक्ट अनइमेजिनेबल था। इसके अलावा राइजिंग वाटर्स की वजह से 1000 से ज्यादा नॉन आर्कियोलॉजिकल साइट्स डूबने वाले थे, जिनमें बो पीपल के एंशिएंट हैंगिंग कॉफिन्स और जंगफे टेम्पल भी शामिल है। अथॉरिटीज को इस इमोशनल बर्डन को भी कैरी करना पड़ा। हजारों साल पुराने स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल होते हुए देखना सिर्फ एक कंक्रीट डैम के लिए रास्ता बनाने के लिए। सभी मुश्किलों के बावजूद थ्री गॉर्ज डैम का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता रहा। खुद डैम का कंक्रीट बॉडी एक इंजीनियरिंग वंडर है। इसमें कॉम्प्लेक्स इंटरनल कैविटी है ताकि अलग अलग फैसिलिटीज को अकोमोडेट किया जा सके। इसका मतलब है कि जिस कंक्रीटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ वह भी बहुत एडवांस्ड और स्मार्ट होनी चाहिए। थ्री गॉर्ज डैम में लगभग 27 से 28 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगाया गया। इतनी विशाल मात्रा की ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन मेथड से इसे पूरा करने में डेकेड्स लग जाते। प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए चाइनीज इंजीनियर्स को रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड से कंक्रीट पोरिंग करनी थी। इस चुनौती को अमेरिकन कंस्ट्रक्शन जायंट रोटेक इंडस्ट्रीज ने स्वीकार किया। इंटरमिटेंट स्किप्स या बकेट्स के बजाय
थ्री गॉर्ज डैम में हाई स्पीड कंटिन्यूअस कन्वेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। आप डैम साइट के पास एक विशाल फैक्ट्री देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यह फुली ऑटोमेटेड रोटेक सिस्टम कैसे काम करता है। मजबूत कंक्रीट बनाने के लिए अलग अलग साइजेस के ग्रेवल को सीमेंट के साथ मिक्स करना जरूरी होता है। यह कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसे ग्रेडेशन कहा जाता है। डिफरेंट साइज ग्रेवल इस्तेमाल करने का मेन रीजन यह है कि एक सबसे डेंस स्ट्रक्चर बनाया जा सके जिसमें वॉइड्स खाली जगह मिनिमम हो। इसके अलावा वेल ग्रेडेड कंक्रीट की वर्कबिलिटी भी बेहतर होती है। इस रीजन में अलग अलग साइज एग्रीगेट्स का मिक्सिंग होता है और मिक्सिंग के बाद यह मटेरियल कन्वेयर बेल्ट के जरिए कूलिंग सिस्टम में जाता है। यहाँ कोल्ड एयर को ब्लास्ट करके उसका टेम्परेचर कम किया जाता है। अब इस मिक्सचर में सीमेंट ऐड करने का टाइम आता है। एक ऑगर सीमेंट को अगले मिक्सिंग चेंबर तक पहुंचाता है। फाइनल मिक्सिंग यहाँ होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ वाटर को लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करने के बजाय चाइनीज इंजीनियर्स ने शेप्ड आइस का उपयोग किया। आप सोच रहे होंगे कि हर स्टेज पर टेम्परेचर कम करने की कोशिश क्यों की जा रही है। यह डैम बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल के लिए बहुत क्रूशियल है। इस टॉपिक को हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अग्रेसिव मिक्सिंग के बाद आउटपुट एक और कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइनीज समर्स की एक्सट्रीम हीट के बावजूद कंक्रीट मिक्स का टेम्परेचर सिर्फ 60 डिग्री सेल्सियस रखा गया था। कन्वेयर बेल्ट्स को कवर और इंसुलेट किया गया था ताकि टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस ही बना रहे। न्यू कन्वेयर बेल्ट एक अलग डिजाइन का होता है। इसमें इंक्लाइन रोलर्स की मदद से इसे कॉनकेव शेप दिया जाता है। यह कॉनकेव शेप इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कंक्रीट बाहर स्पिल न हो। जहां मोटर बेल्ट को पावर देती है वहां बेल्ट को फिर से स्ट्रेट होना पड़ता है। रोटेक की जीनियस बात यह है कि वे ऐसे मल्टीपल बेल्ट सिस्टम्स का यूज करते हैं। एक बेल्ट पर जर्नी पूरी होने के बाद कॉन्क्रीट को अगले बेल्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह मल्टीपल कन्वेयर बेल्ट्स मिलकर कॉन्क्रीट को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाते है और यह प्रोसेस बहुत फैसिनेटिंग लगता है। अगर टेरेन में अचानक हाइट चेंज हो तो उस डिफरेंस को मैनेज करने के लिए लॉन्ग हॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स के बाद कंक्रीट फाइनली डैम बॉडी के टॉप तक पहुंच जाता है। यहां से कंक्रीट पहुंचता है फाइनल मशीन तक। रोटेक सुपर स्विंगर एक और कन्वेयर बेल्ट इस मशीन तक कंक्रीट लाती है। इस मशीन का मैकेनिज्म बहुत ब्रिलियंट है। यह अपने बूम को टेलीस्कोपिक स्टाइल में एक्सटेंड कर सकती है और लगभग 180 डिग्री तक रोटेट भी कर सकती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह मशीन ये सब ऑपरेशंस कंक्रीट फ्लो करते समय ही कर सकती है। आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर काउंटर वेट एडजस्टमेंट्स करके रोटेक सुपर स्विंगर को बैलेंस करता है और कंक्रीट को बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन पर प्लेस करता है। इतनी मॉडर्न और फास्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद इस पूरे कंक्रीट पोरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में टीम को 7.5 इयर्स लग गए। मई 2006 में कंक्रीट पोरिंग फाइनली खत्म हुई। रीबार्स के अलावा आप इन मोल्ड्स के अंदर स्टील पाइप अरेंजमेंट भी देख सकते हैं। ये एक्चुअली चिल्ड वाटर लाइंस हैं जो कंक्रीट के टेम्परेचर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। जब कंक्रीट क्योर होता है तो वह काफी हीट जनरेट करता है। थ्री गॉर्जेस जैसे विशाल डैम में जो हंड्रेड्स ऑफ फीट थिक है, यह हीट बीच के हिस्से में ट्रैप्ड हो जाती है। मान लीजिए कि सेंटर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है जबकि बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि अंदर का कंक्रीट वॉल्यूम एक्सपेंड होना चाहता है लेकिन बाहर का हिस्सा इस एक्सपेंशन को रोक देता है। इससे बहुत बड़ा इंटरनल प्रेशर बनता है और इस टेम्परेचर डिफरेंस को खत्म होने में डेकेड्स लग सकते हैं जिसके कारण कैटास्ट्रोफिक क्रैक्स पैदा हो सकते हैं। इंजीनियर्स ने पूरे ब्लॉक में थिन वॉल्ड स्टील पाइप्स का एक सर्कुलेटरी सिस्टम इंस्टॉल किया जिनका डायमीटर आमतौर पर लगभग 1 इंच होता है और कंक्रीट डालने से पहले इन्हें स्ट्रक्चर के अंदर एम्बेड किया जाता है। शुरुआत में इन पाइप्स के थ्रू कोल्ड रिवर वाटर पंप किया जाता है ताकि इनिशियल केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हाई हीट पैदा होती है उसे अब्सॉर्ब किया जा सके। बाद में एक बड़े ऑन साइट रेफ्रिजरेशन प्लांट से चिल्ड वाटर को सर्कुलेट किया जाता है जिससे कंक्रीट को उसके फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तक लाया जा सके। अब इन होलो स्टील पाइप्स को भी फाइनल स्टेज में एड्रेस किया जाता है। इन पाइप्स को हाई प्रेशर पर ग्राउट से भर दिया जाता है।
इससे ये हॉलो पाइप्स सॉलिड मास में बदल जाते हैं और स्ट्रक्चर का परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि एडिशनल रीइंफोर्समेंट रीबार। हूवर डैम की कंक्रीट पोरिंग में इस्तेमाल की गई कूलिंग पाइप्स की टोटल लेंथ लगभग 940 किलोमीटर थी, लेकिन थ्री गॉर्जेस डैम के मामले में यह उससे 10 गुना से भी ज्यादा थी, यानी लगभग 9500 किलोमीटर। अगर आप समर में थ्री गॉर्ज डैम के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाई तो आपको साइट के आसपास आर्टिफिशियल फॉग देखने को मिल सकता है। यह क्यों जरूरी था? इसका मुख्य पर्पस थर्मल क्रैकिंग को रोकना था। यह आर्टिफिशियल फॉग एक तरह का माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता था जो पोर साइट के आसपास बनता था। जब फाइन मिस्ट ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होते हैं तो वे आसपास की हवा से लेटेंट हीट अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे कंक्रीट सरफेस के पास टेम्परेचर कई डिग्रीज तक कम हो जाता है। इसके अलावा यह डेंस फॉग सोलर रेडिएशन को भी ब्लॉक करता है। हाई ह्यूमिडिटी की वजह से कंक्रीट मिक्स से वाटर की रैपिड एवेपोरेशन भी रुक जाती है, जिससे कंक्रीट की क्वालिटी और स्टेबिलिटी बेहतर रहती है। आप सोच रहे होंगे कि ये वर्कर्स पोर्ड कंक्रीट के ऊपर क्या कर रहे हैं। ये मल्टी आर्म वाइब्रेटिंग मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंक्रीट जब डाला जाता है तो वह देखने में एक सिंपल फ्लूइड जैसा लगता है, लेकिन पोरिंग के दौरान उसके अंदर नेचुरली हवा एयर फंस जाती है। ये वाइब्रेशन उस ट्रैप्ड एयर को सरफेस पर निकाल देती है। साथ ही ये मशीन्स लिक्विड सीमेंट पोस्ट को फॉर्मवर्क के हर कोने और रीइंफोर्सिंग स्टील के आसपास तक अच्छे से पहुंचा देती है। अगर डैम बॉडी की ब्लॉक कंस्ट्रक्शन इस तरीके से की जाए तो एक बड़ा डेंजर सामने आता है जब रिजर्वोयर को पानी से भर दिया जाता है। आपको ब्लॉक जॉइंट से पानी लीकेज दिख सकता है। यह क्यों होता है? इसका कारण है कंक्रीट लाइटेंस। हम जानते हैं कि इस डैम में कंक्रीटिंग अलग अलग ब्लॉक्स में की जाती है। जब एक ब्लॉक क्योर होता है तो उसके ऊपर एक कमजोर दूधिया मिल्की लेयर बन जाती है जो सीमेंट और फाइन पार्टिकल से बनी होती है। इसे लेटेंस कहते हैं। अगर अगली कंक्रीट लेयर सीधे इस लेटेंस पर डाली जाए तो बॉन्डिंग कमजोर होगी। इससे सीपेज हो सकता है या फिर यंगजे रिवर के इमेंस प्रेशर में स्ट्रक्चरल फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाई प्रेशर वाटर जेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो अक्सर 70 मेगापास्कल से भी ज्यादा प्रेशर पर काम करते हैं। इन्हें ग्रीन कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस कमजोर लेयर को पूरी तरह हटा दिया जाता है। इससे नीचे का कोर्स एग्रीगेट एक्सपोज हो जाता है और सरफेस रफ और क्लीन बन जाता है, जिससे अगला कंक्रीट पोर पिछले लेयर के साथ मैकेनिकली अच्छी तरह लॉक हो जाता है। हम जानते हैं कि डैम बॉडी की कंक्रीट पोरिंग मई 2006 में पूरी हुई थी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डैम बॉडी पूरी होने से लगभग 3 साल पहले ही 1 जून 2003 इंजीनियर्स ने पानी का लेवल बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसे डैम इंपाउंडमेंट प्रोसेस कहा जाता है। यह इंजीनियर्स के लिए सबसे स्ट्रेसफुल पीरियड था। इस दौरान डैम बॉडी को पानी के सीधे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के खिलाफ टेस्ट किया जाता है। टर्बाइंस को स्टेज वाइज टेस्ट और कमीशन किया जाता है और आसपास के माउंटेन्स की स्लोप स्टेबिलिटी भी जांची जाती है। इंपाउंडमेंट फेज में किसी भी तरह की गलती ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े डैम के लिए डिजास्टरस साबित हो सकती थी। वेलकम टू थ्री गॉर्जेस डैम प्रोजेक्ट का सबसे क्रिटिकल हिस्सा, जो 7 साल से भी ज्यादा समय तक चला। इतने बड़े स्केल पर रिजर्वोयर भरना लगभग 39.3 बिलियन क्यूबिक मीटर्स अगर बहुत जल्दी किया जाए तो यह कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। वाटर लेवल बढ़ाने के लिए अथॉरिटीज को बस स्लूस गेट्स बंद करने थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। 2003 में जब इंपाउंडिंग शुरू हुआ तब राइट बैंक की कंस्ट्रक्शन अभी पूरी तरह कंप्लीट भी नहीं हुई थी। इस एरिया में मेन वॉल सिर्फ लगभग 80 से 140 मीटर की अलग अलग ब्लॉक्स की एलिवेशन तक ही बनी थी। इस वजह से वाटर लेवल में बढ़ोतरी आसानी से टेम्पररी कॉफर डैम को ओवरवेल्म कर सकती थी। अथॉरिटीज को यह सुनिश्चित करना था कि राइट बैंक का एरिया वर्कर्स की सेफ्टी के लिए ड्राई रहे, इसलिए पहले एक आरसीसी कॉफर डैम इस सेक्शन के चारों तरफ बनाया गया। यह नया कॉफर डैम एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करने लगा और राइट बैंक में कंक्रीट पोरिंग का काम पूरे स्पीड से चलता रहा, जबकि इंजीनियर्स एक एक करके स्लूस गेट्स बंद करते गए और धीरे धीरे वाटर लेवल बढ़ाना शुरू किया। आज 1 जून 2003 है और इंजीनियर्स पानी भरने वाटर इंपाउंडमेंट के पहले फेज की शुरुआत कर रहे हैं। उन्हें वाटर लेवल को 66 मीटर से बढ़ाकर 135 मीटर तक ले जाना है।
सुनने में यह काम सिंपल लगता है, लेकिन असल में यह इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे डरावना हिस्सा है, कई कारणों की वजह से। क्या आपने यांगजे रिवर के किनारों पर लगे हजारों पियोजोमेट्रिक और इंक्लाइनोमीटर सेंसर्स देखे? इनकी जरूरत क्यों है? जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता है, वह रिजर्वोयर के किनारों की सॉइल और रॉक को सैचुरेट कर देता है। इससे पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है, जो रॉक लेयर्स के बीच एक तरह से लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अगर पानी बहुत तेजी से भरा जाए तो स्लोप्स अनस्टेबल हो सकते हैं और मैसिव लैंडस्लाइड ट्रिगर हो सकता है। ऐसी ही एक कैटास्ट्रोफिक घटना इटली के वाजोन डैम में हुई थी, जहां राइजिंग वाटर लेवल और डैम ओवरटॉपिंग की वजह से बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। ये सेंसर्स रियल टाइम डेटा भेजते हैं, जिससे इंजीनियर्स को स्थिति पर लगातार नजर रखने में मदद मिलती है और किसी भी डिजास्टर को होने से रोका जा सके। फेज 1 सिर्फ 15 दिनों में पूरा कर लिया गया और इंजीनियर्स ने वाटर लेवल को 66 मीटर से बढ़ाकर 135 मीटर तक पहुंचा दिया। इससे इतना हेड मिल गया कि पहले सेट के टर्बाइंस की टेस्टिंग शुरू की जा सके। इसके बाद अगले लगभग 3 साल तक वाटर लेवल करीब 135 मीटर पर ही बनाए रखा गया। इस दौरान रिवर बैंक्स की स्लोप स्टेबिलिटी का बहुत डिटेल्ड अध्ययन किया गया। एक और इश्यू था जिसके बारे में इंजीनियर्स को सावधान रहना पड़ा, इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स, जो पानी के भारी वेट की वजह से हो सकते हैं, लगभग 39 बिलियन टन। जब डैम पूरी कैपेसिटी पर होता है तो पानी का यह विशाल वजन अर्थ क्रस्ट को भी डिफॉर्म कर सकता है। इतना दबाव एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइंस में पानी घुसा सकता है, जिससे वे लुब्रिकेट होकर अर्थक्वेक्स ट्रिगर कर सकती है। इसी कारण इंजीनियर्स ने एक डेंस साइज्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाए रखा। डैम को कई सालों में स्टेजेस में भरकर उन्होंने अर्थ क्रस्ट को धीरे धीरे नए लोड के साथ एडजस्ट होने का समय दिया, ताकि कोई अचानक इंस्टेबिलिटी न हो। आज 20 मई 2006 है। आप मेरे पीछे एक छोटा सा सेरेमनी देख सकते हैं। आज डैम बॉडी में फाइनल कंक्रीट पोरिंग पूरा कर लिया गया है। संक्षेप में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंक्रीट पोरिंग अब खत्म हो चुका है। असल में चाइनीज इंजीनियर्स ने कोर स्ट्रक्चरल बॉडी को अपने स्केड्यूल से लगभग 10 महीने पहले ही पूरा कर लिया, जो काफी इम्प्रेसिव है। फेज 2 वाटर इंपॉन्डमेंट तभी शुरू किया गया जब डैम बॉडी पूरी तरह कंप्लीट हो गई थी। इस चरण में वाटर लेवल को 156 मीटर तक बढ़ाया गया। फेज 2 इंपॉन्डमेंट में किया गया यह 3 साल का डिले एक और बड़ा फायदा लेकर आया। भले ही डैम बॉडी बन चुकी थी, लेकिन इस रीजन का कंक्रीट अभी रिलेटिवली नया था और अभी भी क्यूरिंग प्रोसेस में था। इसका मतलब है कि डैम के अंदर का वॉल्यूम अभी भी काफी हाई टेम्परेचर पर था। अगर पानी जल्दी बढ़ा दिया जाता तो राइजिंग वाटर की कोल्ड टेम्परेचर की वजह से एक स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट बन जाता। जैसा कि हमने पहले समझा था, इससे थर्मल क्रैकिंग हो सकती थी। फेज 3 2008 से 2010 के बीच चला। इसी दौरान रिजर्वोयर को फाइनली उसके मैक्सिमम डिजाइन लेवल यानी 175 मीटर तक भर दिया गया। पहली बार यह पीक लेवल अक्टूबर 2010 में अचीव हुआ। इस पूरे इंपाउंडमेंट फेज के दौरान डैम की निगरानी 12,000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा की गई, जो कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड थे। इन इंस्ट्रूमेंट्स ने यह मेजर किया कि पानी के प्रेशर के कारण डैम कितना बेंड हो रहा है, फाउंडेशन से कितना सीपेज हो रहा है और डैम बॉडी पर कितना अपलिफ्ट फोर्स लग रहा है। इसी तरह इतिहास का सबसे बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट और कमीशन किया गया। 3 गॉर्जेस डैम एक ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम अपने खुद के विशाल वेट का इस्तेमाल करके उस हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर को रेजिस्ट करता है जो पानी इसके खिलाफ पुश करता है। अब यहां बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। 3 गॉर्जेस डैम को बिना किसी डाउट दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्रोडक्शन फैसिलिटी माना जाता है, लेकिन कुछ लोग यह आर्गुमेंट देते हैं कि ब्राजील का इटाइपू डैम 3 गॉर्जेस डैम से ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। तो असल रियलिटी क्या है? 3 गॉर्जेस डैम की इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इटाइपू डैम से लगभग 60% ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा 60% ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। असल में कई सालों तक इटाइपू ने कुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 3 गॉर्जेस से ज्यादा उत्पादन किया। इटाइपू डैम की पराना रिवर साल भर काफी स्टेडी फ्लो देती है, जबकि यांगत्से रिवर बहुत सीजनल है। ड्राई सीजन में 3 गॉर्जेस के कई टर्बाइंस को बंद रखना पड़ता है क्योंकि उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता। इसी वजह से इटाइपू का कैपेसिटी फैक्टर काफी हाई रहता है।
लगभग 80 से 90%। वहीं थ्री गॉर्जेस का एवरेज कैपेसिटी फैक्टर आमतौर पर कम रहता है, करीब 45 से 50% के आसपास। 2016 में थ्री गॉर्जेस डैम दूसरे स्थान पर रहा, जिसने 93.5 TWh एनर्जी प्रोड्यूस की। उसी साल इटापू डैम ने 103.1 TWh इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, लेकिन 2020 में थ्री गॉर्ज डैम ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ते हुए इटापू से आगे निकल गया और 111.8 बिलियन किलोवाट घंटा एनर्जी प्रोड्यूस की। इसका कारण एक अनयूजुअली हेवी मॉनसून सीजन था, जिसने बहुत लार्ज और स्टेडी वाटर फ्लो उपलब्ध कराया। इस डैम का दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव फ्लड कंट्रोल है। थ्री गॉर्जेस डैम सेंट्रल चाइना में फ्लड कंट्रोल में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह डैम फ्लड की समस्या का कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसने फ्लड की संभावना को लगभग 1 in 10 ईयर से घटाकर करीब 1 in 100 ईयर्स तक कर दिया है। यह विशाल डैम कंट्रोवर्सी से भी अछूता नहीं है। 2019 और 2020 में सैटेलाइट इमेजेस, खासकर गूगल मैप से ली गई, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। इन इमेजेस में डैम काफी वेवी या मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि डैम बहुत ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से वार्प हो रहा है और कभी भी कोलैप्स हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल्स ने साफ किया कि यह सब सैटेलाइट इमेजरी डिस्टॉर्शन का नतीजा था। सैटेलाइट फोटोज को ऑर्थो रेक्टिफाइड किया जाता है, यानी अलग अलग एंगल्स और एलिवेशन से मिली इमेजेस को जोड़कर बनाया जाता है। अगर टेरेन डेटा या स्टिचिंग एल्गोरिदम में थोड़ा भी एरर हो जाए तो सीधी लाइंस भी वॉर्प्ड दिखाई देने लगती है। थ्री गॉर्ज डैम के लिए सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म चैलेंज उसका सेडिमेंट प्रॉब्लम है। जब आप यांगत्से जैसी तेज बहने वाली और बाहरी सेडिमेंट वाली नदी को स्लो करते हैं तो सैंड और सिलेट नेचुरली नीचे बैठने लगते हैं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो पूरा रिजर्वोयर धीरे धीरे एक बड़े मड फ्लैट में बदल सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने स्टोर द क्लियर रिलीज द मडी स्ट्रैटेजी अपनाई है। समर फ्लड सीजन में जब पानी सबसे ज्यादा सेडिमेंट लेकर आता है, तब डैम के लोअर सिल्ट फ्लशिंग गेट्स खोल दिए जाते हैं। इससे हाई वेलोसिटी मैडी वाटर आसानी से नीचे से पास हो जाता है। विंटर में जब पानी रिलेटिवली साफ होता है, तब गेट्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि पानी स्टोर किया जा सके। लेकिन याद रहे, यह कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। इस मेथड से केवल लगभग 30% सेडिमेंट ही रिमूव हो पाता है। असल समस्या डाउनस्ट्रीम साइड पर दिखाई देती है। जो पानी डैम के बाद डाउनस्ट्रीम में जाता है, उसमें सेडिमेंट बहुत कम होता है और वह वास्तव में सेडिमेंट हंग्री बन जाता है, यानी उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वह रिवर बेड और बैंक्स को धीरे धीरे ईट करने लगता है। इसके कारण यांगत्से का रिवर बेड डैम के नीचे कुछ जगहों पर कई मीटर्स तक नीचे चला गया है। इससे ब्रिजेस की फाउंडेशंस कमजोर हो सकती है और रिवर बैंक कोलैप्सिस का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ जो सेडिमेंट डैम के पीछे जमा हो रहा है, वह कभी फ्री फर्टिलाइजर जैसा था। इतिहास में यांगत्से सिर्फ पानी नहीं ले जाती थी, वह लिविंग मड भी ले जाती थी। हर समर फ्लड के दौरान जांगन प्लेन और यांगत्से डेल्टा में एक नई बहुत पतली लेयर मिलीमीटर थिन सिल्ट जमा जाती थी। यह सिल्ट ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होती थी, यानी नेचर का फ्री फर्टिलाइजर। लेकिन अब डैम इस सेडिमेंट का लगभग 70 से 80% रोक लेता है। इसके कारण हुबे और जियांगसू के राइस पैडीज न्यूट्रिएंट्स की कमी से प्रभावित हो रहे हैं। पहले जिन फार्मर्स को नेचुरल फ्लड पल्स से फर्टिलिटी मिलती थी, अब उन्हें सेम यील्ड बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट jaescompany.com पर जरूर विजिट करें।